Okay, guys. So the objective for today is basically hypothesis testing. And in the previous class, what we had done was an interval approach and as well as the point approach towards statistical inference. So statistical inference में हम क्या देखते हैं? Statistical inference, just to do a quick recap of what we had done. What we are doing is statistical inference, and in statistical inference what we do is basically हम samples देखते हैं और samples से we try to predict something about the population. This is our aim. This is what we want to do, and there are multiple approaches towards it. The first approach is a point estimate. The example of point estimate हमने देखा था कि x bar is a point estimate of mu x. The second is interval estimate. Interval estimate में हम x bar का एक इंटरवल बना देते हैं, ठीक है, और हम वो बोलते हैं कि ये इस इंटरवल में म्यू लाई कर सकता है, म्यू एक्स लाई कर सकता है विद सर्टन प्रोबेबिलिटी. देन एंड दिस एंटायर इंटरवल, इफ यू रिमेंबर गाइस आवर डिस्कशन, ये पूरा इंटरवल अपने आप में एक रैंडम इंटरवल है, ठीक है. एंड द थर्ड अप्रोच which we are going to do today is hypothesis testing. Hypothesis testing approach in itself is divided into two parts. हम hypothesis testing दो तरीके से कर सकते हैं, confidence interval approach and the other is test of significance. However, हम basically हम actually में ना हम confidence interval approach और हम test of significance majorly use करते हैं, but उससे भी ज़्यादा what we actually use is something called as a p value. हम actually क्या करते हैं, हम p value होती है, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं. एंड p वैल्यूज हम कह देते हैं वेदर आर स्टेटिस्टिक इज वट एवर वी हैव अज्यूम्ड इज सिग्निफिकेंट और नॉट. हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो वैलिड है या वो वैलिड नहीं है, ठीक है. सो दिस इज द अप्रोच दैट वी हैव. नाउ व्हाट वी नीड टू सी इज, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर जाते हैं. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एंड व्हाट आर द मेजर वेज इन विच वी डू दिस. Hypothesis is nothing but basically making an assumption. The word in itself is basically an assumption that you make, ठीक है, and then you try to see from data, then you try to see whether your assumption is true or your assumption is false. हम basically ये देखने की कोशिश करते हैं. Let's go through the reading. चलो, so here we are in the case जहाँ पर हम बोल रहे थे कि हमारे पास 28 कंपनीज हैं. इफ़ यू रिमेंबर आवर एग्जांपल दैट देयर आर 28 कंपनीज ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जिसके पास जिसका हमें पास प्राइस टू इक्विटी रेशो हमें दे रखा है, ठीक है. दिस इज द सैम्पल दैट वी हैव और इस सैम्पल से वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट समथिंग अबाउट द ओवरऑल पॉपुलेशन की पूरा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सारी कंपनीज का प्राइस टू इक्विटी रेशो क्या होगा, एवरेज क्या होगा. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू हाइपोथेसाइज, ठीक है. वी हैव अ सैम्पल, हमने उसका एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला. बट अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो उल्टी हो जाएगी. नाउ व्हाट वी डू इज, हम एक हाइपोथेसिस, उसमें क्या था, हमने म्यू का इंटरवल निकाला था. इफ यू रिमेंबर, हमने म्यू एक्स का इंटरवल निकाला था. एक अपर बाउंड था, एक लोअर बाउंड था. ये एक्स बार प्लस स्टैंडर्ड एरर और टी था, ये एक्स बार माइनस था. तो हमने म्यू एक्स का एक इंटरवल बता दिया और उसने कहा कि इस इंटरवल में अगर ये इंटरवल जो है इस इंटरवल में लाई कर सकता है विद 95% प्रोबेबिलिटी. बट अब हम उल्टा कर रहे हैं. हम पहले कह रहे हैं कि हम कोई एक वैल्यू लेंगे म्यू एक्स की, जो हम कहेंगे कि दैट इज आवर हाइपोथेसिस, कि हम अज्यूम ये कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक्सपर्ट से पूछा और एक्सपर्ट ने कहा कि इतना होना चाहिए. तो हमने कहा कि अच्छा, हमने नल इज़ बेसिकली योर मेन अजम्पशन, ठीक है, और वो आप कह रहे हो कि आपका नल हाइपोथेसिस हम एच नॉट के टर्म्स में लिखते हैं और हमने उसको कहा कि म्यू एक्स इज इक्वल टू से 18.5. तो इट इज़ समथिंग लाइक, आई एम गिविंग यू एन एनालॉजी ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन जुडिशियल इंटरवेंशन या जुडिशरी के अंदर. हमारी जुडिशरी में गाइज, डू यू नो कि व्हाट इज़ द अजम्पशन in any case, basic assumption क्या होती है? Any idea?
innocent until proven guilty. Yes, you are innocent until proven guilty. So what is the assumption? ये सबने सुना है guys? सबने सुना है? Okay. So Yes. in fact this reminds me of a very good movie that you can watch. तुम में से कोई लॉ करना चाहता है guys? Anyone interested in law? कोई भी नहीं है लॉ करने के लिए इंटरेस्टेड? Yes, sir. अच्छा, great. So what you should, I mean, in general guys, watch a movie called Lincoln Lawyer. Lincoln. I'm spelling it wrong. Lincoln Lawyer. Lincoln is the name of the car. ठीक है. Watch the Lincoln Lawyer. Watch this movie. It's a wonderful movie. And if you're further interested in law, then I would suggest there is another this thing on Netflix or on Amazon Prime. O.J. Simpson versus the People. O.J. Simpson versus the People. It's the greatest criminal case of the 20th century. Just a second, guys. Okay, am I audible, guys? Yes, sir. Okay. So basically what we are saying is that अच्छा, तो मैं आपको ये दो movies बताता हूँ. Watch. This is not a movie. This is a series. O.J. Simpson versus the People. इसमें you will get to know किम कार्दाशियन की हिस्ट्री भी थोड़ी सी, उसके पेरेंट्स की, बेसिकली उसके फादर की. ठीक है. So that's one thing that you can probably see. ना हमारा जो हाइपोथेसिस होता है यूजुअल केसेस के अंदर, दैट इज दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. तो हमारा एच नॉट बेसिकली, हम जुडिशरी क्या लेके चलता है? जुडिशरी लेता है कि आप इनोसेंट हो. इट इज द वर्क ऑफ द प्रोसिक्यूटर टू बेसिकली शो दैट देयर इज नो डाउट दैट यू आर गिल्टी. सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इफ यू हर्ड दिस टर्म गाइस, यू मस्ट हैव हर्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. ये टर्म सुना है जुडिशियल उसके अंदर? Hello. Yes, sir. Okay, great. So that is the kind of premise that we work on. But कई cases में अंदर, for example, if there are certain cases in which you are assumed to be guilty until unless the defendant himself proves कि he is innocent. Can you name me such an act? कोई बता सकता है? ऐसे कौन से cases होंगे जिसके अंदर आपका null hypothesis ये है कि आप guilty हो? Any idea guys? Could you please repeat what you said? हमारे जुडिशरी के अंदर यूजुअली हम कहते हैं दैट एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, एंड इट इज द जॉब ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी वकील होगा उसको प्रूव करना होगा कि ये बंदा जो है ये गिल्टी है. ठीक है. तो हु दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज टू प्रूव द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है. सो आपका नल हाइपोथेसिस है इज not guilty, alternative hypothesis is guilty. So ये आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड डाउट. सिमिलरली बट कई केसेस ऐसे होते हैं इंडिया के अंदर जिसके अंदर एक स्पेशल केस है, स्पेशल एक्ट है, जिसके अंदर आपको अज्यूम होगा कि आप गिल्टी हो, और मैं एज अ डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट होगा उसको प्रूव करना होगा कि वो बियॉन्ड डाउट कि वो गिल्टी नहीं है. ऐसा कौन सा एक्ट है इंडिया में? So the penal code? No, penal code, everything is run by the penal code. IPC तो हर चीज में है. I'm not very sure, but there are certain things like alibi where the liability of proving that you were not at a certain place is on the person. No. In case of contracts that are like assumed to be under coercion and fraud. No. Any other guesses? You must have heard of POCSO. क्या ये सुना है? For safety. For basically child sexual offenses के ऊपर जो acts हैं, any child who gets sexually abused, that उसके अंदर जो perpetrator है उसको आप लेके चलोगे. the assumption is that person is guilty. ठीक है. और यहीं पे कई बार मेजर चीज़ें आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द पाथफाइंडर टीम्स yesterday, and they were basically asking me कि different projects कौन से हैं.
एंड वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट आई डिड वाज ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ मी टू. तो इसके अंदर भी एक मेजर इशू जो आता था मी टू के अंदर कि जस्ट बिकॉज समवन नेम्स मी टू के लिए किसी को भी, यू अज्यूम दैट पर्सन इज टू बी गिल्टी. और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पर नल एंड वॉइड बेसिकली आपने बेसिकली बिना बात के मी टू करा बिकॉज यू वांटेड टू बेसिकली हरास either your employer or your colleague, something like that. And even there is a lot of misuse these days of the dowry provisions. So if you see the legal judgment these days, तो डाउरी का भी कई बार मिसयूज हुआ, राइट. डाउरी प्रोविजंस का भी कई बार काफ़ी मिसयूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि यूजुअली अजम्पशन रहता है कि द अदर पर्सन इज गिल्टी, ठीक है. तो जस्ट टू गिव यू love jihad one is also like this. हाँ, जैसे लव जिहाद वाला भी है कि जस्ट बिकॉज यू मैरिड समवन फ्रॉम द अदर कास्ट, आई मीन यू आर अज्यूम टू बी गिल्टी, ठीक है. तो ये यूजुअली दिस रन्स इन कॉन्ट्रवेंशन टू द वेल एक्सेप्टेड नॉर्म इन जुडिशियल इन jurisprudence, and which is that you should be always be assumed to be not guilty until unless proven otherwise, ठीक है. तो हमारा नल हाइपोथेसिस भी ऐसा ही होता है. नल हाइपोथेसिस बेसिकली होता है जो लाइफ में आप कह रहे हो कि स्टेटस क्यू, ठीक है. नल हाइपोथेसिस को आप ऐसे भी ले सकते हो, स्टेटस क्यू कई बार हम, ठीक है. नल हाइपोथेसिस को आप बेसिकली एक और चीज़ बोल सकते हो कई बार, नो इम्पैक्ट. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर कि हम इसको नो इम्पैक्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा कैट का स्कोर बढ़ेगा, ठीक है. ये अगर यूजुअली हमें थ्योरी ये कहती है तो आप कहोगे मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा. मेरा नल हाइपोथेसिस होगा कि इनकम का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कैट के स्कोर के ऊपर. ओनली इफ आई शो कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ फैमिली इनकम ऑन कैट स्कोर, देन आई विल से दैट यस दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड. सो सपोज आई से कैट स्कोर इज अ फंक्शन ऑफ फैमिली इनकम. मैं नल हाइपोथेसिस में लेके चलूंगा कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली इनकम एंड कैट स्कोर. ये मेरा नल हाइपोथेसिस होगा. नो इम्पैक्ट, नो रिलेशन. I have to sufficiently prove that there exists a significant strong relationship. Only then I can say that no relationship is invalid, is false. There exists some certain relationship. So status quo, no impact, no relationship, all of these are basically your null hypothesis. Alternative hypothesis is also called as researcher's hypothesis. Researcher's hypothesis. आप क्या प्रूव करना चाहते हो? Let me give you an example. You guys remember the Keynesian consumption function, the basic two sector model. If you see ये जब simple consumption function लिखो तो क्या होता है consumption function? C is equal to C bar plus small c y. This is your MPC, which basically means that there exists a positive relationship between consumption and income. However, to prove this, what you actually need to prove in your null hypothesis will be that your MPC small c is equal to 0. MPC small c is equal to 0. That there is no relationship between income and consumption. Only when you will prove that there is a significant relationship between income and consumption, you will say that we reject the null hypothesis. That variable has a significant impact. तो जब भी आप reject कर रहे होगे null hypothesis को, that means your variable is significant. आपका test जो है वो significant हुआ है. So just remember these terms, guys. Your null hypothesis is your status quo, is also your no impact, no relation, इस तरीके से भी लिख सकते हैं. And your alternative hypothesis is basically your researcher's hypothesis. What you're trying to prove? You're trying to prove that the person is guilty and guilty beyond doubt. और कई बार क्या होता है guys? If you read judgments तो हम क्या कहते हैं कि the person, हम जज ये नहीं बोलता कि कई बार innocent है, कई बार जज ये भी बोलता है कि there does not exist credible information, sufficient information. तो आपके पास, जज के पास sufficient information नहीं है, and on that basis he said that he is discharged because lack of evidence. तो lack of evidence का मतलब ये नहीं होता कि आप guilty नहीं हो. lack of evidence का मतलब कि support नहीं कर रहा.
ठीक है। तो आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, आप नल हाइपोथेसिस को तो रिजेक्ट करते हो, बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कभी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो या सॉरी, नल हाइपोथेसिस को आप ये कभी नहीं बोलोगे कि आप एक्सेप्ट करोगे, नल हाइपोथेसिस को आप बोलते हो कि वी डू नॉट एक्सेप्ट। अब ये अभी हम करेंगे, जिसके अंदर हम बोलेंगे नल को आप रिजेक्ट बोलते हो या डू नॉट रिजेक्ट बोलते हो। इसको आप इन स्टेटिस्टिकल टर्म्स यू डोंट से एक्सेप्ट, क्योंकि एरर अभी भी हो सकता है, एरर तो खैर इसमें भी हो सकता है, बट आप in statistical terms we never say we accept the null hypothesis, we always say we reject or do not reject. I hope this point was cleared in statistics and data analysis, guys. ठीक है, good. So this is the basic framework that we are operating in. Now let's move on to our reading. ठीक है, तो हमने ये एक एग्जांपल लिया एमपीसी का, जिसके थ्रू हमने बोला कि नल हाइपोथेसिस इज दैट देयर इज नो इम्पैक्ट एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज दैट देयर इज सम इम्पैक्ट, ठीक है। ये जो आपके टेस्ट हैं, ये वन टेल हो सकता है, टू टेल हो सकता है, या बेसिकली कॉम्पोजिट हो सकता है। सो वन टेल, टू टेल कैसे हो सकता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर अगेन। सपोज मैं एमपीसी वाला एग्जांपल लेता हूँ, किनीजियन फंक्शन का, किनीजियन कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। हमारा वो बोलता है कि y इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई, ठीक है। एंड एमपी किनीजियन फंक्शन क्या बोलता है? एमपीसी कितना होना चाहिए गाइज? एमपीसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ 0 to 1, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन गाइज, बेसिक मैक्रो 101, ठीक है। सो ये आपको ये बोल रहा है, तो आप कहोगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज बेसिकली सी इज लेस देन इक्वल टू 1, एंड हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस में सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और बेसिकली इसको अगर आप 0 बोल रहे हो तो इसको आप बोलोगे कि बोथ साइड्स हो सकता है, बट इसको आप बोल सकते हो ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर दैन इस तरीके से भी बोल सकते हो कि अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि आपका c ग्रेटर देन 0 है, तो आपका नल हाइपोथेसिस बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये वन साइड हो गया, वन साइड टेस्टिंग हो गई। ये आपकी बोथ साइड टेस्टिंग हो गई, ये आपकी बोथ साइड टेस्टिंग हो गई। इसमें आप इस तरीके से c की वैल्यू देखोगे। इसके अंदर आपने कहा कि मैं सिर्फ एक साइड पे देखूंगी कि एक साइड पे क्या वैल्यू है। सो वन साइड टेस्ट एंड टू साइड टेस्ट पॉसिबल है, depending on what your research objective is actually. Then let's see this example here as well. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, सपोज आपने कहा नल हाइपोथेसिस इज दिस, या अपना 18.5 अपने नल हाइपोथेसिस का, एंड h0 होता है, उसको h0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट the null hypothesis test is tested again is called alternative hypothesis. इसको H1 भी बोलते हैं, कई बार उसको HA भी लिख देते हैं, फर्क उसमें कोई नहीं पड़ता। Now alternative hypothesis can take multiple forms. Alternative hypothesis हो सकता है कि उससे ज़्यादा होगा, इससे हम कह रहे हैं कि नहीं, इससे तो ज़्यादा ही वैल्यू होगी हमारी क्या कहते हैं मीन की। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, या ये बोलते हैं कि इससे कमी होगी, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन टेल टेस्ट या वन साइडेड टेस्ट। एंड अगर हम कहते हैं कि ऊपर नीचे दोनों हो सकती है वैल्यू हाइपोथेसिस से, तो दैट इज अ टू टेल टेस्ट ना। हमने अभी बीच में हमने क्या किया था? हमने एक इसका वो बनाया था 28, इसका हमने ये निकाला था इंटरवल। हमने कहा म्यू एक्स विल लाई बिटवीन, आई थिंक यहाँ वैल्यूज़ कहीं दे रखी हैं, होल्ड ऑन, हाँ ये रही वैल्यूज़। हमने जो पहले काम किया था, हमने जो ये वैल्यूज़ कैसे निकाली थी गाइस? हमने ये वैल्यूज़ निकाली थी x बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2, बेसिकली 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देख रहे थे, 27 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे देख रहे थे, एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। हमने ये दो वैल्यूज़ निकाली थी। प्लस की वैल्यू हमारी 26.93 आई थी, माइनस की वैल्यू हमारी 19.57 आई थी। नाउ
नाउ द पॉइंट इज कि जो हमने हाइपोथेसिस लिया है वो वैल्यू इस रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही है। इस रेंज में हमारी नहीं आ रही, क्योंकि ये रेंज क्या बता रहा है, ये हमें रेंज बता रहा है सैम्पल से जो हमारे पास रेंज आ रही है उसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 19.57 से 26.93, और जो हमने अज्यूम किया हुआ है, जो हमने नल हाइपोथेसिस की वैल्यू ले रखी है वो है 18.5। सो दिस लाइज बियॉन्ड दिस, इस वाले में तो आप रिजेक्ट कर दोगे। सो यू विल रिजेक्ट द नल दैट the basically what you have assumed is actually wrong. Your alternative hypothesis may be right. So this is how you deal with hypothesis testing. एंड ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल उसको एक्सेप्टेंस रीजन बता देगा। एक्सेप्टेंस रीजन जो है इसमें D7 होना, तो ये आपकी वैल्यूज आई थी गाइस, यहाँ पर ये आपकी वैल्यू आ गई थी, ये आपकी वैल्यू सपोज आ गई जो आपने 19 पॉइंट समथिंग निकाली, ये आपकी वैल्यू बेसिकली आ गई जो आपने 27 पॉइंट समथिंग निकाली। आपकी वैल्यू जो है यहाँ पर जो थी वो आपकी 18.5 थी। तो ये आपका एक एक्सेप्टेंस या नॉट रिजेक्ट वाला रीजन है, और ये आपके रिजेक्ट वाले रीजन है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच लोगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच और जो हमने अप्रोच निकाली क्या कहते हैं इंटरवल अप्रोच, दे आर वेरी सिमिलर, क्योंकि इंटरवल ही आपको वो इंटरवल ही बेसिकली वो कॉन्फिडेंस इंटरवल दे देगा। और इंटरवल आपने निकाल लिया और आपने कंपेयर किया कि फर्स्ट इज आप इंटरवल निकालोगे और दूसरे इज आप H0 चेक करोगे वेदर इट लाइज इन द इंटरवल। इफ इट लाइज इन द इंटरवल देन डू नॉट रिजेक्ट, और इफ इट डज नॉट लाई इन द इंटरवल देन रिजेक्ट। क्लियर है गाइस? याद आ गया ये पूरा? एनी डाउट्स इन कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच गाइस? यस और नो? ओके ग्रेट, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये हमारा एग्जाम्पल था गाइस। ये आप 99% का कॉन्फिडेंस इंटरवल आप निकाल सकते हो, ठीक है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल एंड फिर सी कि क्या आपका आ रहा है ना। ये एक बार एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, ठीक है, यू विल गेट अ आइडिया अबाउट इट। Now let's see the other approach, which is test of significance approach. Now what is this test of significance approach? इसके अंदर आप rather than जो आपने वैल्यू पूरा इंटरवल निकाला, आप बेसिकली टेस्ट स्टेटिस्टिक निकाल लेते हो। और टेस्ट स्टेटिस्टिक कैसे निकालते हो? आपके पास ये है क्या कहते हैं x बार है, आपने ये कुछ अज्यूम किया है, वो आप अजम्पशन की वैल्यू प्लग इन करोगे, और ये आपके पास सब कुछ है। तो आप इससे एक टी स्टेटिस्टिक की वैल्यू निकालोगे। वर्सेस व्हाट यू विल डू इज यू विल कंपेयर करोगे इसको वर्सेस द क्रिटिकल टी क्या होगा? जो आपका जो बेसिकली लास्ट पॉइंट होगा जहां पर आप एक्सेप्ट कर सकते हो या डू नॉट रिजेक्ट कर सकते हो। तो आप क्रिटिकल टी कैसे निकालोगे? क्रिटिकल टी इज बेसिकली और जो α/2 पे जो DF पे आपका वो आएगा, वो आपका हो गया क्रिटिकल टी। ये आपका क्रिटिकल टी हो गया, और ये आपका मॉडल से या जिससे जो इवेल्युएटेड से जो आपका आया है वो आपका ये टी आया है, कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक। तो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, स्टैटिस्टिक को कंपेयर करोगे क्रिटिकल टी से, और फिर ऑन दैट बेसिस यू विल डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट द नल और डू नॉट रिजेक्ट द नल, ठीक है। let's see this. So what you do is you just put in the values. अब ये देखने की कोशिश करो कि जितना ज़्यादा x बार और म्यू जो होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंट होगा, उतनी t की वैल्यू ज़्यादा होगी कि उतनी t की वैल्यू कम होगी। गाइस what do we mean कि x बार और म्यू जो है अलग अलग है। एक केस है कि ये दोनों पास हैं, स्मॉल डिस्टेंस, और एक केस है कि ये दोनों बहुत फार अवे हैं। व्हाट डू वी मीन बाय ईच? आई एक्सप्लेन, बट ये बताओ, अगर x बार और म्यू जो हमने अज्यूम किया है और जो x बार है वो दोनों पास हैं तो क्या होगा? और अगर ये बहुत दूर हैं एक दूसरे से तो क्या होगा? समझ में आया क्वेश्चन गाइस? कहाँ हो? इशिका
अब सब लोगों से पूछना। तो इशिका कहाँ है? Yes, sir. हाँ इशिका, इसका इसका आंसर दो, Yes, sir. इसका आंसर दो। Sir, if the distance is small, that means the sample mean is a representation of the population mean. That means sample is a representation of the population. अच्छा, गुड ग्रेट गाइस, बाकी लोगों को समझ में आया व्हाट इशिका And से? if distance ग्रेट। and if the distance is far, that means sample is not a representation of the population. Okay, great. Let's see this through. Let's see this through. हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं, हम जो मैं आपको पहले भी चीज़ें बता रहा था, अब हम उसको एक्चुअल इस पर देखेंगे। दो केस हैं। केस 1 ये आपका सैंपल से आया है और ये आपका पॉपुलेशन से है। केस 2, अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब हम कह रहे हैं कि अगर ये पॉपुलेशन का है, ठीक है, दिस इज़ योर पॉपुलेशन एंड दिस इज़ योर सैंपल। अगर ये दोनों पास पास हैं, एक्स बार और म्यू एक्स, अगर ये पास पास हैं, दैट मीन्स ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखो कितना ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है इन दोनों का एरिया, देखो कितना ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। दैट मीन्स द सैंपल इज प्रोबेबली रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन, अगर ये पास पास हैं। और अगर ये पास पास होंगे तो उसका इम्प्लीकेशन किस चीज़ पर आएगा? उसका इम्प्लीकेशन आएगा गाइज आपकी टी वैल्यू पे, क्योंकि इस केस हमारी टी वैल्यू क्या होती है? एक्स बार माइनस म्यू एक्स अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ठीक है। तो ये अगर पास पास हैं तो दिस विल क्लोज टू बी जीरो। अगर ये पास पास हो गए तो जीरो होगा, और जीरो के पास अगर आपकी टी की वैल्यू आ गई तो आपका क्रिटिकल जो टी की वैल्यू होगी वो तो ज़्यादा बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल वो 2.2 या 1.7 होगी, तो आपका इवैल्यूएटेड टी जो है वो क्रिटिकल टी से अगर कम हो गया, अगर आपका इवैल्यूएटेड टी जो है वो क्रिटिकल टी से अगर कम हो गया, तो आप कह दोगे कि वी डू नॉट रिजेक्ट। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये इवैल्यूएटेड टी और क्रिटिकल टी क्या है और ये इससे कम होने पे क्या हो। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कंसिस्टेंट है नल के साथ, क्योंकि अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो और ये जो अज्यूम कर रहे हो ये दोनों आसपास में ही पास हैं, तो योर अजम्पशन इज बेसिकली ट्रू। नाउ इफ योर म्यू एक्स इज वेरी फार अवे फ्रॉम एक्स बार, तो आप तब आप कह रहे हो कि यार ये तो बहुत डिफरेंट है, ये जो आपका सैंपल है दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन। हो सकता है वो सैम्पलिंग एरर हो, अभी भी एरर होने का चांस है गाइस, अभी हम एरर्स पे नहीं आए, एरर होने का चांस है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू आर सेइंग इज दैट हमारा सैंपल और पॉपुलेशन कुछ अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस दिखा रहे हैं हमें, एंड इसीलिए वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकती हैं। एंड इन दिस केस आपकी जो टी वैल्यू होगी, आपका एक्स बार और म्यू का जो गैप होगा वो एक्सपैंड कर जाएगा, और अगर वो एक्सपैंड कर जाएगा तो आपकी जो टी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और टी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इसका रिजेक्ट होने का, जो आपका नल की जो वैल्यू है, रिजेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, रिजेक्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इस केस में रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। This is how you should see it. Now, let's see this through these diagrams, guys, are not there in the readings. This is basically an inference from data analysis. ठीक है, let's see this. Now, as जो मैं बता रहा था कि difference between x bar and mu, if it's small in absolute terms, then we show that the t value is also small, and where the t value is small, then that means for example अगर ये equally हो जाते हैं तो ये जीरो हो जाता है, therefore t value जो है increase करती है when we will tend to reject the null hypothesis। जैसे जैसे आपकी t value बढ़ेगी वैसे वैसे आप रिजेक्शन वाले एरिया की तरफ बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि t value, t if you remember t किस तरीके से है, t का सेंटर क्या होता है गाइज? t centered around what guys? t is centered around, अरे क्या हो गया, ग्रेट, टी सेंटर्ड अराउंड जीरो। तो जितना टी की वैल्यू अगर आप रिजेक्शन करना चाहते हो तो आप टी की वैल्यू जीरो से और दूर चाहते हो इस वाले एरिया में, दैट यू वांट टी टू बी एटलीस्ट ग्रेटर देन 2, एटलीस्ट लेस देन -2, ठीक है, ये आप चाहते हो। सो बेसिकली टी की वैल्यू जितनी जीरो के पास आएगी उतना आप रिजेक्ट नहीं कर पाओगे नल,
और जितना आप टी की वैल्यू बढ़ेगी उतना आप रिजेक्शन वाले एरिया में उतनी उतनी तेज़ी प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा रहोगे. Thus, as t modulus of t gets larger, we are more inclined to reject the null hypothesis. Now, whether we reject or not depends on the value of alpha कि हम 99% ले रहे हैं कि 90% ले रहे हैं कि 95% ले रहे हैं. So that basically depends on type 1 error. अभी हम type 1 error भी देखेंगे. This basically the key idea is to find out the test statistic. In this case, this is the t statistic. आपने t की वैल्यू निकाली, दिस इज योर टी वैल्यू, ठीक है, एंड आपने इंटरवल निकाला और उस इंटरवल में आपकी जो वैल्यू आई वो ये आ गई. दिस इज द कंप्यूटेड, ये आपकी कंप्यूटेड जो टी है उसको कंप्यूटेड टी बोलते हैं. कंप्यूटेड टी इज बेसिकली योर टी स्टैटिस्टिक विच इज योर 26 पॉइंट जो भी आया, 2.6 समथिंग कुछ आया. एंड टी क्रिटिकल जो है आपकी अल्फा बाई 2 एट 27 DF जो है वो आई है प्लस माइनस 2 पॉइंट. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे आई है. नाउ दिस वैल्यू ऑफ 2.6 लाइज हेयर समवेयर, इस तो रिजेक्शन वाले एरिया में है, और रिजेक्शन वाले एरिया में है तो आप बेसिकली कह सकते हो कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द एक्चुअल मीन इज 18.5. नाउ सिमिलरली अगर आप वन साइड हाइपोथेसिस लेते हो तो रिमेंबर गाइज आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. आपको वन साइडेड में निकालना पड़ेगा कि पूरा 5% एरिया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2.5 है. अगर आपको एक सिंगल साइड हाइपोथेसिस में हो तो आपको 5% लेना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एंड दिस इज द ओवरऑल टेबल. नल हाइपोथेसिस आपका ये है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस कंसिस्टेंटली है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये आपके आ गए. दिस इज हाउ वी डू इट. एनी डाउट्स गाइज? कोई डाउट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में कि कैसे है? एनी कोई डाउट किसी को भी? ग्रेट, चलो लेट्स मूव ऑन. ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू वी डू नॉट से गाइज, वी डू नॉट से दैट एक्सेप्ट hypothesis, we always say reject or do not reject. So it's the same thing as guilty or not guilty rather than saying guilty or innocent. Now what you exactly do guys is that you actually calculate something called as p value. आप p value calculate करते हो. Now what is this p value? Let's talk about this p value. Now what you do is दैट आप जो आपका टी स्टेटिस्टिक की वैल्यू है, जो आपकी कंप्यूटेड टी आई है, कंप्यूटेड टी, आप इसका देखते हो टी टेबल में दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो आपका कंप्यूट जो आपने करा है, इस केस में हमने 2.6 समथिंग हमने कैलकुलेट किया. आप देखोगे कि 2.6 इसके अंदर 2.6 की क्या प्रोबेबिलिटी, इस एरिया में आने की क्या प्रोबेबिलिटी. आप 2.6 का वैल्यू का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे. और अगर ये प्रोबेबिलिटी इन एनी केस, अगर आपका लिमिट था 5%, आपका लिमिट था 5% का, और ये प्रोबेबिलिटी जो आई ये आई 0.1, तो आप सिंपली कह सकते हो कि यार ये तो मैं आराम से रिजेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, तो आप बेसिकली इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कैलकुलेटिंग की मेरी क्रिटिकल क्या है, हमारे क्रिटिकल सी क्या है, क्रिटिकल टी वैल्यू सी क्या है, हम इसको निकालने के बजाय हम जो कंप्यूटेड से जो वैल्यू आई है, वी जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर टी टेबल में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस वैल्यू. ठीक है, एंड इफ दिस इज लेस देन अल्फा, इफ, और इसको हम बोलते हैं पी वैल्यू. इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा तो हम कह देंगे कि वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस. इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा तो हम कहते हैं वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. लेट्स सी इन दिस केस एप्लीकेशन. ठीक है, तो लेट्स सी हमारी वैल्यू जो आई है वो आई है 3.5 इन 20 DF. सपोज हमने कोई वो लिया और हमारी कंप्यूटेड वैल्यू जो आई है वो आई है 3.5 इन 20 DF. तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग टी टेबल में क्या प्रोबेबिलिटी है. सो यू जस्ट गो टू द टी टेबल ZT. सो 20 DF पे जस्ट सी दी वैल्यू की क्या आ रही है.
20 DF पे ये जो हमारी वैल्यू आई 3.5, इसके अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, अगर आप 2 टेल लोगे तो आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी 0.02, और अगर आप 1 टेल लोगे तो 0.01। तो अब हम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम क्या मांग रहे थे, अगर 2 टेल की बात करें, हम कह रहे थे कि यहाँ पर हम कह रहे थे कि पॉइंट, ठीक है, सो हम कह रहे थे कि यहाँ पर 0.001 हो, 0.001 हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू है अगर हम 2 टेल के अंदर हैं। एंड द फैक्ट दैट दिस इज अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 5% है, तो 5% के अंदर ही ये वाली वैल्यू आ गई, और इसीलिए हम इसको कह देंगे कि दिस इज इन द रिजेक्शन रीजन। तो इफ इन एनी केस इफ योर टी स्टेटिस्टिक की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी वैल्यू विच इज कॉल्ड द पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तो आप सिंपली बोल दोगे कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। एंड इफ दैट प्रोबेबिलिटी इज मोर, सपोज आपकी ये वैल्यू आती समथिंग लाइक 0.1, तो आप इस रीजन में थे, तो इस रीजन में वी विल से वी डू नॉट रिजेक्ट। सो ऑल यू नीड टू डू इज, और एक्चुअली में जब आप एक्सेल से या किसी भी सॉफ्टवेयर से जब आप देखोगे तो हम सिर्फ पी वैल्यू चेक करते हैं। या तो आप टी स्टैटिस्टिक्स से डायरेक्टली देख सकते हो, आई विल गिव यू अ शॉर्टकट कि टी स्टैटिस्टिक्स से कैसे देख सकते हो। अगर आपकी टी की वैल्यू जो है वो 2 या 2.2 से ज़्यादा है तो आप सीधा ही कह सकते हो कि रिजेक्ट ही होने वाला है, ठीक है। बट इन यूजुअल केसेस अगर 2.2 से अगर ज़्यादा है तो आप काफ़ी कंफर्टेबली कह सकते हो कि ये 5% पे रिजेक्ट हो जाएगा। बट इन जनरल व्हाट वी सी इज दैट ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू सी दी पी वैल्यू, और पी वैल्यू अगर कुछ भी दे रखी है, से दे रखी है 0.001, तो यहाँ पर स्टार मार्क होगा, यहाँ पर 3 स्टार मार्क होंगे, विच बेसिकली मीन्स कि ये 99% पे भी वैलिड है, 95% पे भी वैलिड है, और 90% पे भी वैलिड है, ठीक है। तीनों लेवल्स पे ये रिजेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली पुट इन पी वैल्यूज। पी वैल्यूज का कंसेप्ट गाइस पहले भी पढ़ा था क्या कभी? आई एम श्योर कि पढ़ा ही होगा उसके अंदर, डेटा एनालिसिस के अंदर गाइस, हाँ कि ना? ओके, सो पी वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्योंकि ऑब्जर्व्ड क्यों है? क्योंकि ये हमने डेटा से जो टी स्टैटिस्टिक की इक्वलेंट जो प्रोबेबिलिटी हमने वो निकाली है, इसीलिए हम इसको ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। ये हमारा होता है एक्सेप्टेड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एक्सेप्टेड, और पी होता है ऑब्जर्व्ड। अगर हमारी ऑब्जर्व्ड जो है वो एक्सेप्टेड से कम है तो हम कह देंगे रिजेक्ट, इफ इट इज मोर देन वी कह देंगे डू नॉट रिजेक्ट। ये हमारा एंड में आप क्या कहते हैं, आप क्रिटिकल टी की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ऑल यू नीड इज द पी वैल्यू। सो दिस इज हाउ यू डू। नाउ द टेस्ट सिमिलरली काई स्क्वायर और एफ टेस्ट के लिए व्हाट यू डू इज आप काई स्क्वायर का हाइपोथेसिस करेंगे एंड आप एफ का भी ऐसे ही हाइपोथेसिस बना सकते हो। वी विल सी बोथ ऑफ दीज हाइपोथेसिस इन इकोनोमेट्रिक्स। कहाँ पर हम देखेंगे? हम जहाँ पर भी हम वेरिएंस का वो निकालने की कोशिश करेंगे कि वेरिएंस का, पॉपुलेशन वेरिएंस का क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल है, या वेरिएंस उस रेंज में लाइक करता है नहीं करता है, तो हम काई स्क्वायर इंटरवल लेंगे और काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। एंड जहाँ पर भी हमें दो वेरिएंसेस को कंपेयर करना पड़ेगा वहाँ पर हम एफ टेस्ट लेंगे, विच वी ऑल्सो सॉ। तो हम इसके बारे में वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी विल रीच वेरिएंस, ठीक है। जब हम वेरिएंस के बारे में बात करेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड जब हम कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, मॉडल कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, मॉडल रोबस्टनेस के बारे में बात करेंगे, तब हम एफ टेस्ट के बारे में बात करेंगे। वी विल कम टू दीज टू टेस्ट। गाइज, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिवाइज हुआ, समझ में आया सब कुछ? एनी डाउट्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, you should know what hypothesis testing is. Any doubts? Great. So let's then move forward to our case of basic regression. हम basics of regression में आ जाते हैं आज. Okay. Basics of regression, two variable regression देखते हैं. Now, what we have is basically a condition where we say that
टू वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर हमारा एक वेरिएबल होता है y, which is basically your dependent variable, and it is dependent on some function of x, where x is an independent variable, and there is only one x यहाँ पर, ठीक है. The best case example of this model is your consumption function c is equal to c bar plus small c into y. This is a function. This is also basically y is equal to mx plus c. इस ऑर्डर के अंदर आपकी लाइन है. ना हम यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करते हैं, अब यहाँ नॉन लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात नहीं कर रहे. बट यहाँ लीनियर का मतलब इज अ लिटिल डिफरेंट. लीनियर का यहाँ मतलब ये होता है कि आपकी जो ये पावर्स हैं m की, स्लोप्स की जो पावर है वो पावर जो होगी वो 1 होगी. दिस इज व्हाट वी मीन बाय लीनियर. लीनियर का मतलब ये नहीं कि x की पावर, यूजुअली हम लीनियर और नॉन लीनियर को कैसे देखते हैं, यूजुअली हम x की पावर देखते हैं कि x जो है वो पावर 1 के साथ होना चाहिए. बट जब हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो लीनियर रिग्रेशन में वी आर ओनली कंसर्न दैट द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट शुड बी 1. The independent variable can have a squared power, a square root, a log, and a exponential, a normal function. तो वो कोई भी ले सकता है. X can take any kinds of functional value, any function. But the coefficient of x has to be of the power 1. This is basically your linear. When you say linear regression, this is what we talk about, linear. And when we are in two variable model, that means there is only one x which has an impact on y. But usually बहुत सारे variables, for example the case consumption जो है, guys you might have done different consumption functions. कौन कौन से consumption function किए हैं guys macro में? Guys macro consumption functions, कौन कौन से consumption functions किए हैं? Hello, hi guys, are you there? Sleeping, not sleeping? कंजम्पशन फंक्शन गाइस पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? तनिष्का यू देयर? डोंट रिमेंबर. अच्छा, स्वस्ति कौन कौन से कंजम्पशन फंक्शंस पढ़े हैं गाइस? कहाँ हो, क्या चल रहा है क्लास में? अरे वो प्रोडक्शन फंक्शंस हैं. कॉक डगलस, नो यस. मॉडिग्लानी, यस मॉडिग्लानी हैज़ अ कंजम्पशन फंक्शन. फ्रीडमैन हैज़ अ कंजम्पशन फंक्शन. तो आपने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पढ़ा होगा गाइस? पढ़ा है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और लाइफ साइकिल अप्रोच? Yes, sir. Yes. We got confused between as to what you're asking. That's why everybody was responding. Okay. हाँ. तो क्या है guys? Can anyone explain what permanent income hypothesis is and what life cycle approach is? So basically, it's a function of the income or the asset value of the life cycle. So basically, it essentially says that my consumption today is not only dependent on the income that I have today, but also the expected income of my lifetime till I die. Okay. And what? Yeah. How about the other one? Permanent income hypothesis? Okay, so I've kind of forgotten that because I wasn't very sure. But as far as I remember, it was something like labor income, and there's some permanent income that you're getting. And I don't remember anything beyond that because it was too confusing. Yes, So Muskan. there were two components of everything. So income has a permanent component and a transient component, but Yes. the effect on consumption is always dependent on the permanent component of income. So for Okay. example, in a normal consumption function, when your C by Y ratio is greater than 1, that means the transient income component is greater than 1, is greater than 0. Whereas when your C by Y ratio is less than 1, that means that your transient income component is less than 0. Okay. So this is basically your permanent income hypothesis. How about life cycle? Okay, fine guys. So basically ये कीन्स ने जो अज्यूम किया था कि इनकम कंजम्पशन जो है सिर्फ इनकम पे डिपेंड करेगी. बट एक्चुअली कंजम्पशन जो है वो इनकम आपकी परमानेंट इनकम हो सकती है, टेम्परेरी. फॉर एग्जांपल लॉटरी से ले सकता हूँ, या फिर हो सकता है मेरी कंजम्पशन इस चीज़ पे भी डिपेंड करे कि मैं बाद में कितना सेव करना चाहता हूँ. सो जो लाइफ साइकिल अप्रोच में आ जाता है. तो माई कंजम्पशन इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन माई करंट इनकम, माई फ्यूचर इनकम, माई टेम्परेरी इनकम. बहुत सारी चीज़ों पर कंजम्पशन डिपेंड करता है.
तो वो आपकी हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन, लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. कंजम्पशन विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द फैक्ट कि आपके वेदर यू हैव चिल्ड्रन और नॉट. फॉर एग्जाम्पल मेरा कंजम्पशन फंक्शन बिफोर मैरिज वो समथिंग एल्स. आई वॉज प्रॉब्ली कंज्यूमिंग मोर देन वॉट माई इनकम इज. तो मेरा तो MPC ग्रेटर देन 1 था, क्रेडिट कार्ड्स. But now that I'm now that I'm married and I have a kid, now my consumption function is of a saver's kind, because I know that I have to save for my future generation. So that is how there can be multiple factors which can impact your consumption, जो हमने यहाँ पर देखे नहीं. So यहाँ पर अगर हम सिंपल बात करें, जो हम 2 वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर बात कर रहे हैं, सिंपल 2 वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर वी आर जस्ट टेकिंग वन independent variable which has an impact on a dependent variable. Let's go through, guys. Current classes, econometrics, chapter कौन सा है? Guys, this is what we saw. ठीक है, हमने अभी यही देखा था. हमने देखा था null hypothesis, alternative hypothesis, एंड अभी हम ये β2 और β उसकी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. बट हमने ये चीज़ बात करी कि नल हाइपोथेसिस क्या है एंड रिसर्चर्स हाइपोथेसिस क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, पी वैल्यू, ये सारी चीज़ों की बात करी. वी विल कम बैक टू दिस. अच्छा, वी नीड टू गेट इनटू वन मोर थिंग, गाइस. लेट्स अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट एज वेल. टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, एक बार हम ये भी देख लेते हैं. चलो इसी से देखते हैं, गाइज. ऑल ऑफ यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरर्स क्या हैं ना. इफ़ यू सी, हमने एक हाइपोथेसिस लिया और इस हाइपोथेसिस का रिजेक्शन एरिया ये है, ये आपका रिजेक्शन एरिया ना. और बीच में आपका बेसिकली ये आपका μx आ गया ना. x बार कहाँ लाई कर रहा है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है. अब अगर आपका x बार जो है इस रीजन में लाई कर गया तो आप कह दो कि रिजेक्ट हो गया हमारा नल, ठीक है. म्यू और x बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं. नाउ द प्रॉब्लम इज, ये x बार जो है ये एक सैम्पल वैल्यू है, एक सैम्पल स्टैटिस्टिक है. ये हर सैम्पल टू सैम्पल वेरी कर सकता है, ठीक है. एंड बिकॉज ये सैम्पल टू सैम्पल वेरी कर सकता है, और ये जो वैल्यू थी, गाइस रिमेंबर दिस, ये अपने आप में ये इंटरवल जो है ये एक रैंडम इंटरवल है. और हमने इस रैंडम इंटरवल की प्रोबेबिलिटी ली थी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 95% है. दैट मीन्स 5% चांस अभी भी है कि हमारा जो हमारा एक्चुअल जो वैल्यू है वो उससे बाहर हो, ठीक है. एक्चुअल जो मीन हो इससे बाहर हो. तो हमारी जो सैम्पल से जो वैल्यू आ रही है, बेसिकली सैम्पल की वैल्यू जो है यहाँ पर आ गई हमारे, बट वो एक्चुअली में ट्रू थी. व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमने इस केस में कह दिया, इस केस में हमारे x बार जो था वो बहुत ज़्यादा दूर था μx से, हमने कह दिया कि रिजेक्ट, हमने तो कह दिया ये, बट एक्चुअली में दिस वाज ट्रू. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एरिया और ये एरिया, बेसिकली जो ये अल्फा है वो क्या है, वो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, रिजेक्शन प्रोबेबिलिटी. एंड दैट इज ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स एक्चुअली ट्रू. और उसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा है कि सैम्पलिंग वेरिएशन हुआ है, और सैम्पलिंग वेरिएशन की वजह से हमारा x बार रिजेक्शन रीजन में आ गया, बट एक्चुअली में x बार जो हमारा जो आया है वो ट्रू है, वो हमारा पॉपुलेशन मीन की इक्वल ही है, ठीक है. तो हमने जो हमने इंटरवल निकाला था वो शायद से गलत है, और इंटरवल गलत होने की प्रोबेबिलिटी 5% है. सो दिस इज बेसिकली योर टाइप 1 एरर. दिस इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर. ऑलवेज रिमेंबर दिस. टाइप 1 एरर is the probability of rejecting H0 और given कि H0 true है. What is this probability, guys? ये probability क्या हो गई? What is this probability? इस एरिया में आने की क्या होगी? 95 नहीं, उसको बोलेंगे क्या? 95 तो है, 1 माइनस अल्फा हो गया ना. ये 5% है, ये दोनों मिला के 5% है, तो ये वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फा, ठीक है. एंड
1 माइनस अल्फा क्या होगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज, ठीक। तो आपने कहा कि हमारा एच नॉट जो है वो ट्रू है, हमारा एच नॉट जो है एक्चुअली में ट्रू है, हमारा एच ये जो है ये एक्चुअली ट्रू आप बोल के चल रहे हो, हमें पता है, बट सैंपल से कुछ और वैल्यू आ गई, और वो जो सैंपल से वैल्यू आई वो एरर के फॉर्म में आ गई। तो आपने क्या किया, आपका ये एच नॉट तो ट्रू था जो आपने हाइपोथेसिस लिया, जो आपने एक्सपर्ट ने जो आपको बताया, आपके एक्सपर्ट ने बताया कि यार 18.5 होना चाहिए, वो ट्रू था, बट बाय चांस जो आपने 28 कंपनीज का जो सैंपल लिया उससे जो आपका एक्स बार आया वो बहुत ज़्यादा दूर आ गया, वो सैंपल की वजह से दूर आ गया, तो आपने तो रिजेक्ट कर दिया नल को, बट नल तो ट्रू था। सो 5% चांस था, 5% चांस था एरर होने का, और मान लो वो पास आ गई वैल्यू, तो उस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है, आपने रिजेक्ट नहीं किया एंड एच नॉट भी ट्रू है, सो दिस इज 1 माइनस अल्फा। सो अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा हमेशा इक्वल, प्रोबेबिलिटी हैज टू बी इक्वल टू 1। तो नॉट रिजेक्ट, आपका बेसिक प्रेमाइज क्या है, बेसिक प्रेमाइज तो एच नॉट ट्रू है ना, एच नॉट ट्रू के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एच नॉट ट्रू के साथ सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो रिजेक्ट करोगे या नॉट रिजेक्ट करोगे, और दिस सम हैज टू बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपना टाइप 1 एरर जो है टाइप 1 अल्फा को बढ़ाओगे, आपका 1 माइनस अल्फा कम होता जाएगा, सिंपल, दोनों के बीच में ये चीज़ें हैं। नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ टाइप 2 एरर, ये हो गया टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर इज बेसिकली योर बीटा, एंड इसमें आप प्रोबेबिलिटी बोल रहे हो, उसमें था आपका एच नॉट जो है दैट इज ट्रू, इसमें है एच नॉट फॉल्स, एच नॉट इज फॉल्स, और उसमें कह रहे थे आप रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, इसमें आप क्या कह रहे हो, नॉट रिजेक्ट। गलती आपने यहां पर भी करी है, ठीक है। लेट्स सी कि आपने गलती कैसे करी है। नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज, आपने कहा आपको एक्चुअली में पता था कि एच नॉट फॉल्स है, दैट मीन्स सैंपल से जो वैल्यू आई है और जो पॉपुलेशन से वैल्यू आई है वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। बट आपने गलती से कह दिया कि जो सैंपल से जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल पॉपुलेशन की इक्वल है। तो आपको बेसिकली क्या पता था, लेट्स सी दिस थ्रू और केस है टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2, जस्ट अ सेकंड, ये तो अल्फा दे रखा है, टाइप 1 दे रखा है, ठीक है, टाइप 2 नहीं दे रखा मैंने कहीं पे, ओके, ठीक है, चलो। नाउ द इशू इज, हमने कहा कि हमारी जो दो बीटास छोड़ो, यहाँ पर हमारा ये वैल्यू जो आई, ये हमारी वैल्यू आई 1, ये हमारी वैल्यू आई 2, हमारा सैंपल का कुछ ये वैल्यू थी, म्यू एक्स की कुछ ये थी, ठीक है। हमारी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसी होनी चाहिए थी, बट बाय चांस सैम्पलिंग का क्या एरर, ये एक्चुअल कंडीशन है। एच नॉट फॉल्स का मतलब क्या होता है गाइस, एच नॉट फॉल्स का मतलब ये हुआ कि ये दोनों की दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं ये अलग अलग, ठीक है। बट बाय चांस क्या हुआ, हमारी जो सैंपल से जो आई वैल्यू वो दोनों क्लोज हो गई। सपोज सैंपल से हमने वैल्यू ली और सैंपल से हमारी वैल्यू ये आ गई, ये एक्चुअल कंडीशन है, सैंपल से वैल्यू ये आ गई। तो अगर सैंपल से वैल्यू ये आ गई तो हमारी म्यू एक्स और एक्स बार पास हो गए, ठीक है। आपने कहा ये दोनों सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं क्योंकि सैंपल से आपका ये आया, बट एक्चुअल ये है। तो आपने सैम्पलिंग के बेसिस के ऊपर आपने कह दिया कि वी डू नॉट रिजेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पास आ गए, बट एक्चुअली में ये बहुत दूर थे। दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग व्हेन एच नॉट इज एक्चुअली फॉल्स। दिस इज हाउ द सैंपल लुक्स लाइक, कि आपकी पॉपुलेशन की और जो सैंपल जो एक्चुअली में सैम्पलिंग की वैल्यू वो अलग अलग होनी चाहिए थी, बट बाय चांस वो जो सैंपल आपने एक लिया वो सैंपल जो है उसका मीन जो है आपकी पॉपुलेशन मीन के पास पड़ गया, और जो आपने हाइपोथेसिस लिया उसके पास पड़ गया। ये आपका हाइपोथेसिस है,
और ये आपका सैम्पल है. बाई चांस ये पास पड़ गए, सैम्पलिंग एरर की वजह से पास पड़े हैं, एंड उसकी वजह से यू सेड दैट वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, बट एक्चुअली में ये अलग थी. This is called as beta. What is 1 minus beta then? 1 minus beta is the probability that you reject a false H naught. H naught false है, और what the probability that you actually the probability कि वो actually में ही उसको आप reject कर दोगे. ठीक है. So that is your 1 minus beta. 1 minus beta is also called as the power of the test. ये दो चीज़ें थी which I wanted to cover first. ये हो गया हमारा beta 2. There's one more chapter to this, guys. Hold on. Just read through, guys, this chapter. What this chapter says, why econometrics and the basic part of. Acha, this we need to do, guys. Hold on. Now let's see the idea of basic regression. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एक बार देख लेना, कुछ भी नहीं है. Now regression के अंदर what we are concerned with the relationship between the one variable which is the explained variable or the dependent variable. ठीक है, हमारा y जो है वो dependent variable है and x जो है वो independent variable है. ठीक है, and इसको explanatory x को explanatory variable भी बोलते हैं and y को explained variable भी बोलते हैं. ठीक है, one of the same things. Now guys, one important thing is that it does not necessarily mean causation. It just means कि these are simultaneously happening, कि ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है. So you cannot on the basis of regression you cannot say that is causation. ठीक है, regression does not mean कि income की वजह से आपका कैट स्कोर हो रहा है. ऑल्दो आप कंजम्पशन के बारे में बोल सकते हो, बट इट नेसेसरली डज नॉट मीन दैट. सो इट जस्ट सेज दैट दीज आर रिलेटेड, बट यू कैन नॉट से कॉजेशन. कॉजेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड टू डिसीजन टू टेक. तो वो आपको इकोनॉमिक थ्योरी से बताना पड़ेगा कि कॉजेशन है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रही है, दैट इज अ कॉजेशन दैट यू कैन से. ठीक है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट से कि आपकी इनकम बढ़ी है इसलिए आपका कैट स्कोर बढ़ा है. हो सकता है कॉजेशन ना हो, जस्ट वेरिएशन दोनों का साथ साथ चेंज हो रहा है. ठीक है, सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट रिग्रेशन डज नॉट नेसेसरली मीन कॉजेशन. इट मे मीन, इट मे नॉट मीन. कैजुअलिटी मस्ट बी जस्टिफाइड. अगर कोई आपका कॉजालिटी मस्ट बी जस्टिफाइड. अगर आप कह रहे हो कि एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है तो आपको थ्योरी से जस्टिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, एंड उसको एम्पेरिकली आपको टेस्ट करना पड़ेगा. सो रिग्रेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन. और रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मल्टीपल वैल्यूज लेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इनकम, फैमिली इनकम मल्टीपल वैल्यूज ले रहे होंगे, एंड उन मल्टीपल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि फैमिली इनकम हो सकती है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, या जो भी मैंने अमाउंट्स लिखे हैं. ठीक है, ऐसे हमने फैमिली इनकम लिखी. और हमारे पास ये हमारे सिंपल एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो ये सारी ले सकती हैं. ये एक्स की वैल्यूज़ हैं जो एक्स ले सकता है. एंड एक्स की इन वैल्यूज़ पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये हमारी एक्स की वैल्यूज़ हैं. इस पे आपका जो कैट स्कोर है वो चेंज होता है. 1 लाख पे डू यू थिंक कि गाइस जिन सब की फैमिली इनकम 1 लाख होगी पर एनम, उन सबका कैट स्कोर, उन सारी फैमिलीज में सबका बच्चों का कैट स्कोर सेम होगा? हाँ कि ना? क्यों डिफरेंट क्यों हो सकता है? Intellect of the person, hard work and everything could also be a contributing factor. Of course, हो सकता है उसको स्कॉलरशिप मिल जाए, हो सकता है वो बहुत मेहनती हो. क्या कहते हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, अ वेरी क्लोज एग्जाम्पल फ्रॉम माई फैमिली. माई ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी पुअर. ठीक है,
and they had 10 kids, and my father was not able even to do his class 11th. उस टाइम पे क्लास 12 नहीं होती थी, 11th होती थी. तो 11th के बाद he could not afford to go to college and any other thing. And it's just that later on in a couple of years, बीच में what he did was he sold vegetables. He also sold eggs. He was an egg vendor. And then when he earned little amount of money, and then my grandfather got a little bit of pension at retirement, then he gave some money to my father, and then he started studying, and now he's just retired as a professor from DU. Is a very famous chap in DU. So now what has happened is that the score at 1 lakh at a lower income can also vary. किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का मीडियम हो सकता है, किसी का ऐसे हो सकता है. ठीक है, मल्टीपल स्कोर्स हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि किसी की फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा है बट वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है. बट यूजुअली जिसकी फैमिली इनकम ज़्यादा होगी उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आराम से AC में बैठ के पढ़ सकता है, बेस्ट कोचिंग ले सकता है. One of the best coachings that is available, say something like Arun Sharma. Anyone giving CAT, guys? Anyone giving CAT this year? कोई दे रहा है? कोई नहीं दे रहा CAT तुम्हारी क्लास में? No one is going for MBA. No, I'm preparing for CAT. अच्छा, I might give it this one. Okay. तो बेसिकली अलग अलग फैमिली इनकम में अलग अलग आप कोचिंग जा सकते हो, बेटर मटेरियल खरीद सकते हो, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो. तो इनवेरिएबली योर स्कोर कैन इंक्रीज. बट जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपके पास रिसोर्सेज हमने देखा कि ज़्यादा हो सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, आप इस 1 लाख पे इन सारे लोगों का 5 लोग हैं आपके पास, इन सब का एवरेज ले लो. एवरेज Y at 1 lakh. Similarly, average Y at 2 lakh, average Y at 3 lakh, average Y at 5 lakh. समझ में आया गाइस क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आप बेसिकली परफॉर्मेंस देख रहे हो इस इनकम पे, इस इनकम पे, इस इनकम पे, इस इनकम पे और इस इनकम पे, एंड उन एवरेजेस को आप जोड़ देते हो, वो आपकी रिग्रेशन लाइन है. वो बेसिकली लाइन बता रही है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Y एंड X. ये आपको रिलेशनशिप बता रही है. ठीक है, लेट्स सी. और यही वाला हम एग्जांपल लेंगे. देखो हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स के 60 स्कोर्स हैं. ठीक है, एंड फैमिली इनकम है. फैमिली इनकम स्टार्ट्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली जो पूरे एनम में $5,000 कमा रही है, गोज टू अ फैमिली विच अर्न्स 150,000, एंड देयर आर 10 स्टूडेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं. 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच पर्टिकुलर income category. ठीक है, so this is basically our overall population. Remember guys, this is our population. हम अभी कह रहे हैं 5,000 इनकम पे सिर्फ और सिर्फ 10 लोग हैं, 10 फैमिलीज हैं. 15,000 पे भी 10 हैं, 35,000 पे भी 10 हैं. सिमिलरली हमने ये पूरा निकाला और ये पूरी पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन को हमने इनकम कैटेगरीज के अंदर बांट दिया और उन सब के बच्चों के स्कोर्स देख रहे हैं. तो दिस इज आवर पॉपुलेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, इन सब का एक एवरेज आया which is this is what mean. this is basically Y bar. ठीक है, given X bar is equal to 5,000. this is, or I can say expected value of Y given X is equal to 5K. can I write this as this particular value? क्या मैं लिख सकता हूँ कि इस इनकम पे एवरेज स्कोर जो आ रहा है बच्चों का वो 452 है. can I write this guys? Can I write this as expected value of Y at a particular income Xi, where Xi has taken this particular value 5,000? Am I right in taking it, guys? हाँ कि ना? So all of these are nothing but expected values of Y. This is also an expected value of Y, but at a given Xi. This is also an expected value. ये सारी expected values हैं. और इन सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज को जब आप जोड़ लोगे, these are nothing but these are called as conditional means. Isn't this a conditional mean, guys? What is the mean value of Y bar given X bar is 5K? This is a conditional mean. So इन सारी conditional means को जब आप जोड़ लोगे, a line joining all the conditional means is basically called as population regression line.
ऑलवेज रिमेंबर गाइज, लाइन और फंक्शन के अंदर डिफरेंस होगा. सैंपल रिग्रेशन लाइन कुछ और होगी, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन कुछ और होगी, फंक्शन कुछ और होता है. पीपल गेट कन्फ्यूज्ड. डू नॉट, पहले से ही अपने बेसिक्स क्लियर रखो कि व्हेन वी जॉइन द लाइन द एक्सपेक्टेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल मीन लाइन पॉइंट्स, तो उनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन. दिस इज समथिंग लाइक दिस. ये आपकी 5K पे आई होगी, ये 20,000 पे, 40,000 पे, सिमिलरली 1,50,000 पे. इन सब के आपने मीन लिया, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं? दिस वैल्यू इज नथिंग बट expected value of y given xi is 5k. What is this point, guys? This point is expected value of y given xi is $1,50,000. ये अपने conditional, these are conditional means. You join locus of points. Joining these conditional means is basically your population regression line. ठीक है? And the way that you mathematically represent the population regression line is in this manner. Expected value of yi given xi, which is basically any conditional mean, is a sum of the intercept and the slope. So basically this is a line. ये लाइन है. आप ये कह रहे हो कि मेरी ज़ीरो इनकम पे भी तो कुछ स्कोर होगा गाइस. जिस आदमी के पास ज़ीरो इनकम होगी, ठीक है, घर पे कोई इनकम नहीं है, बट वो भी कैट का पेपर देने आता है, SAT का पेपर देखने जाता, तो कुछ स्कोर आता. दैट इज समथिंग लाइक योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन गाइस, नथिंग बट ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ज़ीरो इनकम पे ऊपर भी कोई कंजम्पशन कर रहे हो गया, तो दैट इज योर इंटरसेप्ट विच इज़ योर β1, एंड β2 इज बेसिकली योर स्लोप, जो इस केस में आपकी MPC है, which is telling you that if your income increases by $1, then your average score increases by how much? What is the expected increase in score? That is what you are trying to say. ठीक है? And this is called regression of y on x. यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, उनको x on y, y on x में हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं. Always remember, y on x हम कंजम्पशन कर रहे हैं, हम रिग्रेशन कर रहे हैं. किस चीज़ को रिग्रेस कर रहे हो, किसके ऊपर? ठीक है, हम बेसिकली देख रहे हैं, हम SAT स्कोर को देख रहे हैं ऑन इनकम के बेसिस पे कैसे चल रहा है. ठीक है, x डिपेंड्स ऑन y डिपेंड्स ऑन x एंड टेक्निकली इट्स कॉल्ड रिग्रेशन ऑफ y ऑन x. ठीक है, सिंपली मीन्स दैट व्हाट इज द मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y which has a given x. Now let's see what this says कि mean distribution क्या है. If I invert this, guys, now if I invert this, isn't this, ना इसको invert करके इस तरीके से, isn't this saying कि इस income पे 1,50,000 पे ये अलग अलग कंजम्पशन आई है. ठीक है, ये अलग अलग स्कोर्स आए हैं. क्या मैं ऐसे यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता हूँ गाइस? Would I be wrong कि this is a distribution? This is a distribution of y at xi is equal to 150k. Would I be wrong to say this? समझ में आया guys? ये चीज़ समझ में आई? You won't find this in my videos. No, sir. Could you please go over this again? What am I saying? I am saying कि मेरे पास एक पर्टिकुलर इनकम है. ठीक है, सपोज ये इनकम थी मेरी 70,000 ले लो, 75,000. 75,000 इनकम के ऊपर मेरे पास बहुत सारे अलग अलग फैमिली से, 10 फैमिलीज थी ना, 10 फैमिलीज थी, 10 फैमिलीज के अलग अलग स्कोर्स थे एट 75,000 इनकम पे. तो ये पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये अलग अलग स्कोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. व्हाट इज डिफरेंट स्कोर्स? दीज आर नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y. ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y तो है, डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है y का. और डिस्ट्रीब्यूशन y का होगा तो मैं उसका कुछ PDF बना सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग चीज़ों पे लाई करेगा तो उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके कुछ होगा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ही तो यहीं पे आ रहा होगा.
ये क्या होगा, ये मीन वैल्यू आई है ना इसकी। सो कोई भी आप डिस्ट्रीब्यूशन लोगे, अगर मैं सपोज अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है गाइस, अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये जो होगा, ये जो मीन आएगा म्यू एक्स, ये बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली वाई, बेसिकली ये वाई बार के बारे में बात कर रहे हैं या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई के बारे में बात कर रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। अब समझ में आया? Yes, sir. ये सारी अपने आप में डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और इन डिस्ट्रीब्यूशन की मीन्स को हम देख रहे हैं कि ये मीन वैल्यू क्या है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आया गाइस? एवरीवन ऑन द सेम पेज? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी मैंने बताया नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी, बट आई एम जस्ट स्किपिंग अ पॉइंट अहेड एंड आई एम टेलिंग यू कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो ये होगा। तो वी विल हैव टू से समथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, वी हैव टू अज्यूम समथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई आई। हम अज्यूम करेंगे गाइस, इसी को हम बोलेंगे क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन के अंदर अजम्पशंस जो होंगे। वी विल अज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज वाई आईज इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन जो होगा वो हमारा ये जो है ये तब वाई बार आया है। ठीक है, पक्का समझ में आया गाइस एवरीवन? मैंने अभी समझाया, मैंने आगे के पॉइंट बता दिया विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। Is everyone on me with this? We will be extensively using this definition कि हमारी YIs जो हैं normally distributed हैं। इनफैक्ट हम आगे जाके बोलेंगे ये YIs नहीं है, ये अपने आप में एक YI ये एरर है, ये एरर है। तो हम बोलेंगे बाद में आके कि एरर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम ये अजम्पशन लेंगे। ठीक है, अब आई एम जस्ट skipping a few pages and I'm telling you this, but just keep in mind, just in case, even if the fact that you did not get it, just in case you didn't get it, don't worry about it, we'll get back to it। ठीक है, बट हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन जो है, हमारी जो पॉपुलेशन रिग्रेशन जो फंक्शन है वो हमारी ये बेसिकली बात करता है कि पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू कंडीशनल मीन्स ऑफ वाई एंड इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये आपका PRF है, दिस इज कॉल्ड एज PRF। तो लाइन अलग है, लाइन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ PRF। लाइन की इक्वेशन क्या होती है गाइस, स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो जब आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे रिग्रेशन लाइन को, तो यू विल राइट दिस एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन xi इज इक्वल टू b1 प्लस b2। यहाँ पर xi चेंज होगा तो y चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, क्योंकि हमने पूरी पॉपुलेशन कंट्री की ली है, जो हमारे पास ये फैमिलीज थी, ये सारी फैमिलीज ली हैं। जब हम सैम्पलिंग में आएंगे तो हमारे पास कुछ ही लोग होंगे, हमारे पास फॉर एग्जांपल 5000 इनकम पे हो सकता है हमारे पास सिर्फ 2 जने हों। ठीक है, और इन दोनों का हमें एवरेज लेना पड़ेगा। अभी क्या है, हमारे पास 10 जने हैं, 10 जनों का एवरेज आराम से निकाल सकते हैं। बट उसके बाद क्या होगा, सपोज 5000 पे सिर्फ एक ही बंदा है, फिर 10,000 पे सिर्फ एक ही बंदा है या 2 बंदे हैं, तो उनका एवरेज लेना पड़ेगा। तो तब हम सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। इट हैज 2 पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है, हमारा जो रिग्रेशन फंक्शन होता है उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, बीटाज आर ऑलवेज द पैरामीटर्स, और इन पैरामीटर्स को ही आप एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर गाइज, हमारा जो अभी हमने सैम्पलिंग करी थी, जो हमने अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी थी, उसके अंदर पैरामीटर क्या होता है गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमने बेसिक पैरामीटर क्या देखा था गाइज, म्यू एंड एक और पैरामीटर होता है सिग्मा, राइट? नो नॉट एक्स बार, म्यू एंड सिग्मा। तो हम इन दोनों पैरामीटर्स को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी 2 पैरामीटर हैं, इस केस में 2 पैरामीटर हैं, बट जब आप मल्टीपल रिग्रेशन में आओगे तो मल्टीपल पैरामीटर्स हो जाएंगे। यहाँ पर जो 2 पैरामीटर्स हैं, एक है हमारा β1, ठीक है, β1 इज द इंटरसेप्ट पैरामीटर, ठीक है, एंड β2 विच इज द स्लोप कोएफिशिएंट, द अदर पैरामीटर। ठीक है, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन ऑफ y के बारे में बात करता है जब x चेंज होगा। ठीक है, द स्लोप कोएफिशिएंट, द रेट ऑफ चेंज, उसके बारे में बात कर रहा है। देन अच्छा, इसको हमें कंडीशनल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है,
ठीक है, आगे जाके हम इसको सिंपल लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन बीटा 1 प्लस बीटा 2। ठीक है, इसको हम सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको गिवन एक्स आई लिखें, वो अज्यूम्ड होता है कि वो गिवन एक्स आई ही है। ठीक है, तो आगे से हम जब रिग्रेशन लाइन लिखेंगे तो रिग्रेशन लाइन का जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन लिखेंगे, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रिग्रेशन फंक्शन जो होगा वो हमारा हो जाएगा वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। दिस इज योर this is expected value of y, not yi, sorry guys, expected value of y given beta 1 plus beta 2 xi, ये आपका population regression function हो गया। Now there is something called stochastic version या statistical या stochastic specification of population regression function। Now the fact that हमने देखा था 5000 इनकम के ऊपर, if you remember guys, 5000 इनकम के ऊपर हमारी मीन वैल्यू तो आई थी ये 452, बट बहुत लोगों का, किसी बंदे का स्कोर देखो, किसी का 500 भी आया है, किसी का 420 भी आया है, किसी का 460 भी आया है। नॉट एवरी वन, नॉट ऑल दीज 10 फैमिलीज आर रिप्रेजेंटेड बाय 452। डू यू गाइज एग्री? 452 तो मीन है ना, ये तो कंडीशनल मीन है, बट नॉट एवरी वन इज, सपोज ये बंदा मैं बोलूँ कि इस इनकम पे तो आपका एवरेज स्कोर 452 आएगा, तो ये वाली फैमिली बोलेगी देखो भाई हमारे बच्चे का तो 500 स्कोर आ गया। सो दिस इज अ डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। यू गाइज अग्री ऑन दिस गाइज? व्हाट कुड बी द रीजन गाइज कि ये डेविएशन क्यों आया होगा? व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस डेविएशन? कैन समवन एक्सप्लेन कि किसी का 500 स्कोर क्यों आया होगा या किसी का 410 स्कोर क्यों आया होगा? एग्जैक्टली, अदर फैक्टर्स क्यों? क्योंकि यहां पर तो सिर्फ हम इनकम एक फैक्टर लेके गए हैं ना, सिर्फ हमने इनकम को एक फैक्टर लिया है। कौन कितने घंटे पढ़ा ये भी तो फर्क पड़ता है, कौन नेचुरली बहुत इंटेलिजेंट है ये भी तो बहुत फर्क पड़ता है। कोई लोग बहुत शार्प होते हैं कि बहुत कम पढ़ेंगे बट बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, कोई ये होता है कि बहुत घंटे वो पढ़ते रहेंगे बट उनका स्कोर ज़्यादा नहीं आता। सो देर आर अदर फैक्टर्स, यू आर ओनली सेइंग दैट एक्स आई और वाई का रिलेशन देख रहे हैं, बट देर आर अदर एक्सेस, बहुत सारे अदर एक्स हैं जो वाई को इम्पैक्ट करते हैं, जो आपने अभी मॉडल के अंदर नहीं लिया, जो आपने अभी स्पेसिफाई नहीं किया। सो ऑल दोज फैक्टर्स which you have not considered in regression right now are other factors, other excluded factors, and they can have an impact on the SAT score. So this 452 is just a representation. All these जो आपका 500 आया था और जो 410 यहाँ पर किसी का आया था, all these are deviations from the expected mean. So इन सबको हम बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं हम U। ये एरर है। ऑलवेज रिमेंबर, पॉपुलेशन का जो एरर होगा, पॉपुलेशन के साथ जो एरर होगा उसको हम, एंड जो सैंपल से जो एरर आएगा उसको हम ई लिखते हैं ना। सो दिस इज अभी तो हमने सबको ये देखा। सिमिलरली आपने देखा 75,000 इनकम पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारी फैमिलीज का जो एवरेज स्कोर आया वो 528 था, बट एक बच्चा था जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, ठीक है, तो उस बच्चे का स्कोर 500 आया। तो दिस इज अ डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। द रीजंस कुड बी मैनी which are not anything except for income is basically a reason, तो वो आपका error term हो जाएगा। So the stochastic version, stochastic मतलब कि basically random कोई चीज़, stochastic मतलब for example you can probably say एक आम आदमी के लिए बारिश stochastic है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो stochastic मतलब anything which is random, which is unpredictable, you cannot say what is the case, you cannot probably suggest कि ये किस वजह से है, कौन कौन से reasons हैं। So that are all called stochastic factors which are not under your control, which you have not taken into account during modeling, ठीक है। So stochastic version क्या है? yi is equal to b1 plus b2 xi plus ui. Guys, what is different in this equation? Can someone point out?
कि इसमें क्या डिफरेंट है दूसरी इक्वेशन से? सिर्फ ये नहीं है, लुक क्लोजली गाइस, what is different? I hope you guys you are taking notes. I have already sent you my notes, but I have told you guys अगर आप सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ के जाओगे आपको बहुत दिक्कत होगी. You have to write this simultaneously. Exactly, YI. ये YI क्यों है गाइज? हम बेसिकली कह रहे हैं ये एक पॉइंट जो है, ये एक YI है ना, स्कोर क्या आया है, स्कोर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y β1 प्लस β2 xi. आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू तो है 452, बट उसमें कुछ एरर भी आ रहा है. व्हाट इज दैट एरर? दैट एरर इज बेसिकली 18, जिसकी वजह से ये yi का जो सम है, yi जो है, yi इज इक्वल टू 470. तो वो आपकी कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू है, पर प्लस उसमें कुछ एरर आ रहा है, प्लस माइनस जो भी आप उसको प्लस, वो एरर, ये टर्म पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, जैसे इस केस के अंदर ये -28 हो जाएगी. तो दिस इज नथिंग बट स्टोकास्टिक वर्जन के अंदर आप जब भी आप YI लिख रहे हो गाइज, ऑलवेज रिमेंबर कि आप स्टोकास्टिक वर्जन के अंदर हो, जहां पर आप ईच पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये वेरी कर सकता है. ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है. एक ही गिवन xi पे ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, बट एवरेज फिक्स्ड है. मतलब बेसिकली आपकी एवरेज आई है. ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि एरर्स हैं. ये सारे पॉइंट्स आपको एरर्स बता रहे हैं. ईच ऑफ देम इज अ YI. ईच ऑफ देम इज अ YI. That means YI depends on what, guys? Can you now say YI किस चीज पे डिपेंड करेगा? Did you get the question, guys? Can I write this part as expected value of Y? इसको लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि यही तो मेरा PRF था, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का यही तो इक्वेशन थी. That means YI depends on what, guys? xi and deviation from it mean अरे कहाँ पहुँच गए, बहुत आगे पहुँच गए तुम. It depends on UI. Exactly, एरर टर्म. अगर एरर टर्म 0 हो गया तो दैट मीन्स आपका YI जो है वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन पे लाइन पे ही लाई कर रहा है. अगर UI पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट मीन्स कि आपका जो पॉइंट है, जो आपकी इनकम, जो आपका SAT स्कोर है, वो एवरेज नहीं है, एवरेज से ऊपर नीचे है. समझ में आया गाइस? Leonard, I hope this is how you pronounce your name. Leonard, are you there? Yes, sir, I'm here. Were you able to get this point? Yes, sir, I heard it. No, you heard it. Now explain it. No, I mean, sir, I understood it what you said, that UI can be positive or negative depending upon the value of YI. If it lies above it, then it will be positive. So basically, what we are saying is कि ये जो है हमारा एरर टर्म जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, एंड उस पर डिपेंड करता है बेसिकली कि वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा. एंड YI जो है बेस, अब दैट मीन्स YI डायरेक्टली डिपेंड करता है UI पे. नाउ UI जो एरर टर्म है इज अ रैंडम वेरिएबल. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरम दैट वी डिड गाइस हमारे इकोनोमेट्रिक्स में? सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? अगर x एक रैंडम वेरिएबल है तो गाइस The linear combination is also a random variable. any linear combination of a random variable is also a random variable. This is a linear combination of a random variable. YI also becomes a random variable. ठीक है, अब अगर आप UI की assumption अगर आप ले लो, कुछ भी अगर इसके randomness के ऊपर कोई भी आप assumption ले लो, that will also be implied on YI के ऊपर assumption. And hence it is very important that we try to judge that कि हमारे ये है UI है वो कैसे distributed है. ये बहुत important हो जाता है, इसका variance भी बहुत important हो जाता है, और इसका distribution भी बहुत ज़्यादा important हो जाता है. जब हम इसका distribution assume कर लें कि इसका distribution जो है वो normally distributed है, तो हम classical normal linear regression model में आ जाते हैं. ठीक है, we'll talk about other assumptions as well. I'm just skipping the gun. I'm just telling you कि what we will do in future.
So error is a random variable, its values cannot be controlled or known a priori, and therefore this component beta 1 plus beta 2 beta 1 plus beta 2 beta 1 plus beta 2 xi is the deterministic component or the systematic component, क्योंकि this is decided by system जो आपकी values आई हैं, and this is the non-systematic or the non-deterministic component जिसको macroeconomics में guys क्या कहते हैं? Just testing your macro a little. It happened, मतलब मेरा favorite subject है, इसीलिए I happen to bring it on again and again. guys तुम लोगों की macro weak है क्या? पहले ये बताओ, हाँ कि ना? अरे ये तो आंसर कर सकते हो. एक निकला है इंसान जो दो लोग बोल रहे हैं कि वीक है. अच्छा कोई नहीं चलो. I'm probably going to make certain lectures on macro. वो देख लेना. And what I'll do is I'll send you some notes. ठीक है, बट वो notes जो है वो UPSC के लिए हैं. कोई बात नहीं. There is still time to correct whatever is wrong. So what I'll do is I'll send you some notes for macro. ठीक है, तो but those are from the point of view of UPSC guys. I hope it helps you. तो एक बार पढ़ लेना. But macro micro guys strong होनी चाहिए अगर आपको ये करना है, क्या कहते हैं, if you want to get into masters, you cannot keep them weak. चलो उसके बारे में हम we'll talk about it. I'm going to have a seminar this month on how to prepare for masters and also on how to prepare for CAT. ठीक है, so ये दो seminars already due हैं इस month. So this is basically called as noise. You call in macroeconomics या कोई भी non deterministic component जो होता है उसको हम noise बोलते हैं. ठीक है, noise component, white noise भी बोलते हैं कई बार हम. तो macro economics में भी there's this term that's get used. So let's move on to, so the stochastic version of basically is called deterministic and एक non stochastic version है. दो चीज़ें हैं आपकी PRF की, stochastic and non stochastic. non stochastic जो है वो yi है, वो expected value of y है, and stochastic version जो है वो yi है. ये दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, what we will do guys in tomorrow's class, कल तो हमारी 4 घंटे की क्लास है, we will see कि what is the nature of this stochastic term, ui की stochasticness के बारे में बात करेंगे, and we will then also deal with कि sample regression function क्या होता है. ठीक है, and sample regression line क्या होती है, and जो हमने population के बारे में बात करी वो सेम हम sample के बारे में बात करेंगे. ठीक है guys, समझ में आई आज की क्लास? everyone, किसी को कोई डाउट, anything that you did not get? Yes, sir. I just had one.